हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है वहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज इस समय बात करूं, इसके बारे में थोड़ी मैं विशेषता बताऊंगा आपको कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं जेईटी 2021 की, 2022 की, आईसीएआर की, इसके अलावा सीयूईटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम होती है बच्चों, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन अपन देखने वाले हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं और पुटअप करूं। देखो, मेरा क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, लेकिन उसका आंसर भी मैं ही दूंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों, यहां पर जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका रीजन क्या है कि आज मैं WHO की बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, या फिर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं, राजस्थान गवर्नमेंट की मैं बात करूं, तो इस खेती पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर क्यों दिया जा रहा है, इसका रीजन है दोस्तों। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी है इसका मुख्य रीजन। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी की बात करूं, अपनी बॉडी में यदि अपन अंग्रेजी दवाइयां लेंगे, अपन बीमार हो गए और रेगुलर अपन अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं, तो बच्चों वहां पर क्या होगा, अपनी बॉडी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं पर यदि अपन औषधियां लेते हैं, देसी दवाइयां लेते हैं, नेचुरल जो मेडिसिन वो लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हमारी बॉडी स्वस्थ भी रहेगी और हम क्या हो जाएंगे, ठीक भी हो जाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है कि अपन, ऐसा नहीं है कि तुरंत सही हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई पेट में दर्द हुआ और तुरंत अपने को क्या चाहिए, भाई कितने इंजेक्शन लगा दे चाहिए, लेकिन हमें हमारा जो दर्द है वो सही होना चाहिए। तो वहां पर हुआ क्या कि किसान लगातार अधिक प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, वीडीसाइड का, इनका ज्यादा यूज कर रहा है कि जब मैं जो खेती कर रहा हूं उसमें प्रोडक्शन मेरे को ज्यादा मिले। अब इस चक्कर में फार्मर्स क्या कर रहा है, इन फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज कर रहा है। अब ज्यादा यूज कर रहा है तो वैसा वहां पर क्या होगा, भूमि खराब होगी, मृदा आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एनवायरमेंट में पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ। तो फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, वीडीसाइड का यूज करते हैं तो मृदा तो खराब होती है, इसके साथ में पर्यावरण भी प्रदूषण होता है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। और धीरे धीरे जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसमें एक गैस, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक रूप से जहरीली गैसें मिक्स हो जाती है। तो बच्चों, जैविक खेती को, यहां पर मैं कहूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो। अब हमारी हेल्थ अच्छी कब होगी, जब मृदा की हेल्थ, जब सोइल की हेल्थ अच्छी होगी। सोइल की हेल्थ अच्छी होगी तो वहां पर जो होने वाला प्रोडक्शन है, जो हमें खाद्यान्न फसलें मिलेंगी, वो हम खाएंगे तो वो बिल्कुल क्या रहेंगी, 100% प्योर रहेगी। तो हमारी बॉडी भी क्या रहेगी, वहां पर स्वच्छ, वहां पर स्वस्थ रहने वाली है। तो यदि सोइल की हेल्थ अच्छी है तो उसका इफेक्ट अपने पर पड़ेगा कि अपनी भी हेल्थ क्या रहने वाली, वहां पर अच्छी रहने वाली है। क्योंकि सोइल की हेल्थ अच्छी है तो वहां पर प्रोडक्शन, जो हम फसल उगाएंगे वो 100% प्योर होगी। अब जैविक खेती से ये जो प्रक्रम है वो सभी यहाँ पर इससे सही रहने वाले हैं, मृदा का हेल्थ वहां पर अच्छा रहने वाला है। इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो भूमि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तो बंजर भूमि से बचाने के लिए ये सभी प्रक्रम यहां पर स्टार्ट किए गए हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि जैविक खेती की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में की गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे ये सभी देशों में फैल गई और आज लगभग काफी देशों में यहाँ पर जैविक खेती की जा रही है। दोस्तों, इंडिया की भी बात करें तो 2024 तक का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, उद्देश्य दिया गया है कि लगभग लगभग 13 से 14 स्टेट में जैविक खेती की शुरुआत की जाएगी। मतलब 2024 तक 13 से 14 स्टेट में जैविक खेती पूर्ण रूप से वहां पर हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी, या वो सेट ऐसे होंगे जो कि संपूर्ण रूप से जैविक खेती के योग्य है। जैसे सिक्किम राज्य में आपको पता होगा दोस्तों कि वहां पर सबसे ज्यादा जैविक खेती की जाती है, संपूर्ण वहां पर स्टेट में जैविक खेती होती है। अपने राजस्थान की बात करें तो जैसे डूंगरपुर में काफी अच्छी मात्रा में जैविक खेती होती है।
तो जैविक खेती की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भाई साहब धीरे धीरे भूमि बंजर होती जा रही थी, सोइल की हेल्थ खराब होती जा रही थी, और आपने देखा होगा कि सोइल से रिलेटेड यहाँ पर प्रक्रम भी चलाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और इसलिए जितने भी कंट्रीज है वो बहुत आगे आए हैं और इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी ले रही है। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि सोइल अच्छी है तो हमारी बॉडी अच्छी है, सोइल अच्छी नहीं है, सोइल की हेल्थ अच्छी नहीं है तो भाई साहब अपनी बॉडी भी अच्छी नहीं होगी। हम जैसा खाएंगे वैसे ही बॉडी काम करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। इसका कारण यही है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। और आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो जैविक खेती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ से इसके चैप्टर से रहने वाला है कि जैविक खेती किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, या डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर है जैविक का मतलब है जीवों के द्वारा की जाने वाली खेती। ठीक है बच्चों, सीधा सा अर्थ क्या है इसका कि जीवों के अंश। देखो जीव, एक बार मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, देखना ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, जैविक खेती का अपन सीधा सीधा कह सकते हैं इसको जीवांश खेती। क्या कह सकते हैं इसको, जीवांश खेती। जीवांश खेती का मतलब है जीवों का अंश। क्या हुआ, जीवों का अंश। जिसमें जीवों का अंश होते हैं वो गोबर की खाद हो सकती है, खली भी हो सकती है, पेड़ पौधों के जो सड़े हुए गले पदार्थ है वो हो सकते हैं। और उनसे क्या की जाती है, उनसे खेती की जाती है। मतलब फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, लेस फर्टिलाइजर फार्मिंग। ठीक है, तो जैविक खेती किसे कहते हैं, जिसमें जीव जंतुओं का सड़ा गला हुआ जो पदार्थ होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, एक रूप से जैविक खेती कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं बच्चों। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, अब आप इसमें कैसे लिखोगे, आंसर लगाए। दो इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा, जो आपको अच्छे लगे वो लिख लेना। एक तो एनसीईआरटी के द्वारा और एक है यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने दिया है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो बच्चों, यहां पर अपन लिखेंगे जैविक खेती से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है, जैविक खेती से अभिप्राय ऐसी खेती से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता हो, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता हो। देखो बच्चों, सीधी सी बात, जैविक खेती अपन उस खेती को कहेंगे जिसमें कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, वो एक नेचुरल तरीके से अपन खेती करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। तो सीधे शब्दों में आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कि जैविक खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें जीवांश या जीवों के अंश के द्वारा खेती की जाती है, जिसमें कीटनाशक का छिड़काव नहीं करते, इसके अलावा उर्वरक का अपन यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, वही क्या होती है, वो जैविक खेती होती है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना नहीं है, जितना शब्दों में ये पूछ रहा है उतने शब्दों में अपने को आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। देखो बच्चों, आधुनिक का मतलब है कि जो पहले से चली आ रही है। मतलब जैविक खेती आज से नहीं चली आ रही बच्चों, जैविक खेती बहुत पहले से चली आ रही है। ये फर्टिलाइजर का यूज हमने कब किया, इंडिया की यदि मैं बच्चों बात करूं तो जब हरित क्रांति आई थी ना 1966 1967 में, तो हरित क्रांति के समय किसानों ने क्या किया, फार्मर्स ने क्या किया कि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उसने फर्टिलाइजर का यूज किया, वो उर्वरकों का ज्यादा यूज लेने लग गए। तो हरित क्रांति के समय या हरित क्रांति के बाद में उर्वरक का यूज हुआ है, उससे पहले कम होता था, उससे पहले नेचुरल फार्मिंग होती थी। ठीक है बच्चों, और आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग थे उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि वो देसी खाद का यूज ज्यादा करते थे खेतों में। अब फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर अपनी जो एज है वो क्या होगी, कम हो गई। हंस लोग पहले के ज्यादा रहते थे, आजकल कम, आजकल ऑर्गेनिक सिस्टम कम हो गया, फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करने लगे।
इसलिए भूमि भी धीरे धीरे बंजर होने लगी। तो आधुनिक का मतलब है बच्चों कि जो पहले से खेती चली आ रही है, वो किसने सिद्धांत दिया था? क्वेश्चन है, हु फर्स्ट गेव द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये बच्चों किसने दिया था? सर अल्बर्ट होवर्ड ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? सर अल्बर्ट होवर्ड ने। इसने सिर्फ इतना ही पूछा है और सिर्फ इतना ही आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आंसर आपको लगाना है, सीधा आंसर इतना सा लिखना है, सर अल्बर्ट होवर्ड ने, बस। इसके ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना। कब दिया था, सन वगैरह नहीं पूछा, कहां के थे ये भी नहीं लिखना है बच्चों। फिर है थर्ड क्वेश्चन अपना, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने प्रतिपादित किया? मतलब जैविक खेती को अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं बच्चों। तो हु रेंडर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया? सिर्फ शब्द पूछा है, तो वो कौन है? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न। अब इन्होंने कब दिया, कहां के थे, ये नहीं पूछा है बच्चों, सिर्फ ये पूछा है कि शब्द किसने दिया। तो लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न। बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपके आईसीआर जेईटी में भी पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बायोडायनेमिक खेती का प्रतिपादन किसने किया? बायोडायनेमिक, हुज वाज द फर्स्ट टू रेंडर बायोडायनेमिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक खेती का अर्थ होता है बच्चों, जो अपन पूर्णिमा, अमावस्या, जो चांदनी चंद्रमा वाली रात होती है, कि साहब चंद्रमा है तो उसमें फसलों की कटाई की जाती है या फिर बुआई की जाती है, अमावस्या की रात होती है तो बुआई करते हैं या फिर कटाई करते हैं। तो वो एक बायोडायनेमिक खेती है, जो कि अपन ग्रहों के आधार पर खेती करते हैं, वो बच्चों क्या होती है? बायोडायनेमिक खेती है। अब इसका प्रतिपादन मतलब इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन है? सिर्फ उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है बच्चों, और उसका नाम है डॉक्टर रुडोल्फ विर्चोव। डॉक्टर रुडोल्फ सॉरी स्टेनर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जेईटी आईसीआर के लिए, सिर्फ इतना जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखना है बच्चों। फिर है राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई? देखो बच्चों ये कुछ योजनाएं हैं, तो योजना से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर शॉर्ट में आपको ऐसे दे दे, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन RPKM, व्हेन नेशनल ट्रेडिशनल मिशन लॉन्च्ड। राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन, परंपरागत मतलब जो परंपराओं के आधार पर कृषि की जाती है बच्चों, वही क्या होती है? परंपरागत कृषि। अब हमारे देश में इसकी शुरुआत कब हुई? तो बच्चों 2015-16 में हुई। 2015-16 में हुई। और बच्चों इसमें आपको पता होना चाहिए एक चीज और जरूर लिखना, कि कंप्लीट जो वहां अपने देश में खेती होती है, उसका लगभग 10 से 15% भाग जैविक खेती का है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी खेती, ये लिख लेना आप एग्जाम में, कि जितनी भी खेती होती है ना बच्चों, उसका 10 से 15% जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों जैविक खेती का है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है बच्चों, कि जैविक खेती के उपयोग से पौधों को कितने पोषक तत्वों की पूर्ति होती है? हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू द प्लांट्स बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मतलब अपन जैविक खाद का यूज करते हैं, तो उसमें कितने पोषक तत्व होते हैं? मेनली मैं यहां पर बात करूं कि पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बच्चों। वैसे तो 60 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 60 पोषक तत्व होते हैं मृदा में, लेकिन उनमें से वो 17 पोषक तत्व ही लेता है, क्योंकि उसको जरूरत कितनी है? 17 की है। तो यहाँ पर जैविक खाद के द्वारा भी पौधा कितना पोषक तत्व लेता है यहाँ पर? तो बेटा यहाँ पर 17 लेता है, 17 पोषक तत्व लेता है। बस इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। इसने सिर्फ संख्या पूछी है बच्चों, तो संख्या ही लिखनी है अपने को। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरित क्रांति के समय कौन सी फसलों का सूत्रधार किया गया? विच क्रॉप्स वेर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। बच्चों अभी मैंने बताया हरित क्रांति हमारे देश में 1966-67 में आई थी। 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आई थी। सबसे पहले पंजाब स्टेट में, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में धीरे धीरे आई। तो हरित क्रांति जब हम लाए, यूएसए से लाए थे, मैक्सिको से लाए थे। हरित क्रांति के जनक बच्चों NE बोरलॉग तो विश्व में है, और भारत में MS स्वामीनाथन है। तो MS स्वामीनाथन मैक्सिको से भारत में लाए तो 63 में थे, 64 में लाए थे, लेकिन जब इसको लगाया गया वो 1966 1967 में लगाया गया था। मतलब इसका जो
रिजल्ट है बच्चों वो 1966-67 में आया था। मेरी बात को समझ गए आप? तो हरित क्रांति को लाए थे 1966-67 में। अब हरित क्रांति के रूप में हम कौन कौन सी फसल लेकर आए? तो बच्चों वहां पर दो ही फसल मोस्टली ली जाती है, एक तो है बच्चों धान और एक है गेहूं। एक है बच्चों पेडी और दूसरा है वीट। पेडी और वीट दो ऐसे क्रॉप है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में ये भारत में लाई गई। अब मोस्टली इनमें जीन पूछा जाता है बच्चों। धान का तो है डी जी वुजीन और गेहूं का है नोरिन 10, लिख लेना आप इनको, है ना। धान का तो है डी जी वुजीन और गेहूं का है नोरिन 10। ये जीन लाए गए थे, फसल नहीं लाई गई थी बच्चों, जीन लाए गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड। मतलब राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर है, ये इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा है बच्चों। तो ये गाजियाबाद में है। कहां पर है? और गाजियाबाद कहां पर बच्चों? यूपी में। बस इतना ही लिखना अपने को, आंसर लगाना है और सिर्फ इतना लिखना है कि गाजियाबाद, और ब्रैकेट में लिख देना है ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीडा क्या है? व्हाट इज एपीडा? ये एपीडा की फुल फॉर्म पूछे या फिर आपको ये पूछे कि एपीडा क्या है, तो एपीडा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए बच्चों। एपीडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, सॉरी ये फूड आएगा, फूड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप अथॉरिटी। ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म है। अब एपीडा क्या होता है बच्चों? एपीडा होता है कि इसके चार संस्था है, जैसे टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, कॉफी बोर्ड। तो खाद्य पदार्थों से जो रिलेटेड सिस्टम होता है, जो संस्थाएं होती है बच्चों, वो एपीडा के अंदर आती है, जिसमें चार संस्थाएं मोस्टली आती है। टी की मतलब चाय की, कॉफी की, स्पाइसेस मतलब मसाला, मसाला चाय कॉफी, इनसे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं वो एपीडा के अंदर आती है बच्चों। फुल फॉर्म भी आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। एपीडा का मतलब समझ गए। एपीडा एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर खाद्यान्न से रिलेटेड, पेय पदार्थों से रिलेटेड जो सिस्टम होता है वो इसी संस्था के अंडर में आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। देश का प्रथम, आंसर लगाओ, देश का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? मतलब वह कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा या सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत हुई थी, और आज उस राज्य में संपूर्ण जैविक खेती होती है बच्चों। वहां पर फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता। तो विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री? तो बच्चों मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, कौन सा था? सिक्किम। कौन सा था बच्चों? सिक्किम। तो देखो बच्चों, आंसर इसने सिर्फ इतना ही पूछा है कि स्टेट का नाम क्या है, सिक्किम। लेकिन यहां पर मैं डेट भी लिख रहा हूं, वो आप अलग से लिख, ध्यान रखना। कब बनाया गया था? 18 जनवरी 2016। ध्यान रखना इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके आगे आने वाले कंपटीशन के लिए। मैं जो भी शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ना बच्चों, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके आईसीएआर, जेईटी, सीयूईटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यूएओ बच्चों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वाला चैप्टर तभी तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हल्के में ना ले इस चीज को। समझ पा रहे मेरी बात को? फिर बच्चों, सांद्रित और स्थूल कार्बनिक खाद, सांद्रित और स्थूल कार्बनिक खाद का उदाहरण क्या है? बच्चों पहले मैं आपको यह समझाऊं कि सांद्रित क्या होता है और स्थूल कार्बनिक खाद क्या होता है। बच्चों सांद्रित खाद होता है जिसमें सभी जो कंपोस्ट मैन्यूर होती है उसको मिक्स किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ मिक्स होते हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो मिक्स में होता है। स्थूल कार्बनिक क्या होती है? जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है, नॉर्मली अपन गोबर की खाद ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन सांद्रित में क्या होता है? सांद्रित में खलियां भी होती है। पोषक तत्व ज्यादा किसमें होते हैं बच्चों? सांद्रित खाद में होते हैं। कम पोषक तत्व स्थूल कार्बनिक खाद में होते हैं। लेकिन मैं ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ की बात करूं तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा स्थूल में होगा और कम सांद्रित में होगा। दोनों में अपन ये कहें कि साहब पोषक तत्व ज्यादा किसमें, तो बच्चों पोषक तत्व ज्यादा स्थूल में जाएंगे, लेकिन कार्बनिक पदार्थ वो बच्चों स्थूल कार्बनिक में जाएंगे।
मेरे हिसाब से दोनों में डिफरेंस आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। सांद्रित में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जिनमें सभी प्रकार की चीजें अवशिष्ट पदार्थ मिक्स में होता है। तो सारी चीजें मिक्स में होंगी, खली भी है, गोबर की खाद भी है, कंपोस्ट भी है, वर्मी कंपोस्ट, अवशिष्ट पदार्थ भी है, सारा भाई साहब एक जगह करके अपन बात करें तो पोषक तत्व ज्यादा होने हैं। इसमें सिर्फ गोबर की खाद आती है। तो एग्जाम्पल पूछ रहा है बच्चों, तो लिख लो यहां पर। सांद्रित में लिखना है बच्चों खलियां, हड्डी का चूरा, इसके अलावा सूखा रक्त। ठीक है बच्चों। स्थूल कार्बनिक की बात करूं तो यहां पर FIM मतलब फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। फिर आता है बच्चों कंपोस्ट, फिर आता है बच्चों हरी खाद, फिर आता है बच्चों वर्मी कंपोस्ट। आपको आंसर इस तरीके से नहीं देना है, ये तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपको पहले लिखना है सांद्रित खाद, फिर सांद्रित खाद के सामने आपको लिखना है कि ये है, फिर नीचे लिखना क्या, कार्बनिक, स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद हेडिंग डाल के फिर लिखना आपको ये है। इस तरीके से नहीं कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपको ऐसा नहीं लिखना, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। पहले हेडिंग डालोगे स्थूल कार्बनिक खाद, फिर आप लिखना सामने ये, फिर नीचे लिखो ये स्थूल कार्बनिक खाद, फिर इसके सामने आप लिखो, है ना, इस हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, खाद कौन सी भाषा का शब्द है? विच लैंग्वेज वर्ड इज मैन्यूर? तो बच्चों खाद जो शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। बस इसने सिर्फ इतना ही पूछा है कौन सी भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है बच्चों। ओके, इससे ज्यादा नहीं लिखना। लेकिन इसके अलावा मैं और बात करूं, जैसे ये खाद शब्द है ना बच्चों, या चाहे एक्स्ट्रा में लिख लेना इस चीज को अलग से, ये खाद्य से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ये खाद्य से मिलकर बना है। इसके अलावा और भी शब्द है जो संस्कृत भाषा के बच्चों, करसी हो गया, सुगर केन हो गया, कपास हो गया, ये सभी शब्द कौन सी लैंग्वेज के हैं? ये सभी शब्द बच्चों संस्कृत भाषा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आंसर लगाओ। भारत की मृदाओं में लगातार कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है? विच न्यूट्रिएंट्स आर कॉन्टिन्यूअसली डेफिशिएंट इन द इंडियन सोइल? भारतीय मृदाओं में वो कौन से पोषक तत्व बच्चों जिनकी लगातार कमी हो रही है, जिनके कारण मृदाएं खराब भी हो रही है, वो मृदाएं बंजर भी होती जा रही है। मतलब उसमें भाई साहब ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बच्चों वहां पर राइट आंसर आएगा एक तो गौण व सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बच्चों, गौण पोषक तत्व कौन से? द्वितीय पोषक तत्वों को, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हीं को अपन कहते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं? फे, मन्ने, कू, जन्ने, मोह, बकल, निकल, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, निकिल, ये सभी पोषक तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अपना, गोबर की खाद के मुख्य घटक कौन है? काउ डंग या फार्म यार्ड मैन्यूर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मैन्यूर। मतलब गोबर की खाद है, उसके मुख्य घटक कौन कौन है? यदि वो घटक इसमें नहीं होंगे तो गोबर की खाद नहीं बनेगी। तो बच्चों यहां पर तीन ही पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है अपना गोबर, इस तरीके से लिखना है बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूं। सेकंड है बच्चों मूत्र, और थर्ड में आता है बच्चों बिछावन। इसका मतलब समझी? मतलब हम गोबर लेंगे, गोबर की खाद बना रहे हैं तो गोबर भी लेंगे, मूत्र भी लेंगे पशुओं का, जिसमें गाय का मोस्टली आता है, और बिछावन जिसके नीचे बिछाते हैं फिर गोबर डालते हैं। जैसे अपने गोबर बनाने की विधि आएगी ना, तो उसको वहां पर एक्सप्लेन करके आराम से इसको अपने स्टडी करेंगे। तो गोबर, मूत्र और बिछावन ये तीन घटक है जो गोबर की खाद बनाने में काम आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन का परसेंट है। जो फार्म यार्ड मैन्यूर है बच्चों, उसमें ये नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहे हैं। सिर्फ नाइट्रोजन की पूछ रहा है तो बच्चों 0.5% जाएगा, राइट। लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूं बच्चों, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके ICR और JET के लिए। तो NPK की जो मात्रा है बच्चों वो कितनी होती है? ये 5, ये 25 और ये 0.5। ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन और पोटास देखो बराबर है, लेकिन फॉस्फोरस थोड़ी सी ज्यादा है, तो 5, 25, 5, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट, गोबर की खाद तैयार करने की विधि कौन कौन सी है?
मतलब अपन जो गोबर की खाद तैयार करते हैं वो कौन कौन सी विधियों से तैयार करते हैं, विच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ काउ डंग मैन्यूर। तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई अपने घर में एक तो घर के पास में जिसको मैंने बोलते हैं रूढ़ी, मतलब गोबर को उठाया और खेत में जाकर डाल दिया। एक तो वो है क्या है, वर्तमान प्रचलित विधि। ठीक है, कौन सी है, वर्तमान प्रचलित विधि। एक होती है संशोधित। एक तो अपन ने क्या किया कि भाई साहब गोबर उठाया गाय का और सीधा खेत में फेंक दिया और एक जगह क्या कर लिया, ढेर कर लिया। एक तो ये होती है, आपने देखा होगा। एक कौन सी होती है, एक पहले भाई साहब अपन जो खेत होता है ना उसके कोने में गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में पहले कुछ नीचे बिछावन बिछाते हैं, जैसे कोई भी कचरा कूड़ा कचरा हो सकता है, फिर उसके ऊपर अपन गोबर की खाद डालते हैं। ये दो विधियां हैं, एक तो गड्ढा खोद कर, एक सीधा भाई साहब आप खेत में फेंक दिया और ढेर बना दिया। तो पहली तो कौन सी आती है बच्चों, वर्तमान प्रचलित विधि। वर्तमान प्रचलित विधि। और दूसरी आती है बच्चों संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि मतलब गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा बनाकर उस खाद को वहां पर डालते हैं, और पहली है जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी खाद हेतु सनई, मूंग और लोबिया की बीज दर, मतलब हरी खाद अपन तैयार करते हैं, ग्रीन मैन्यूर, देर आर सीड रेट ऑफ सनई, मूंग, काउपी फॉर ग्रीन मैन्यूर। ये तीन क्रॉप्स है जिनमें, अच्छा देखो सनई और यहां से तो क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम आपके, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हरी खाद अपन बनाते हैं। हरी खाद का मतलब है कि हरी खाद अपन फसलों की बनाते हैं। मान लीजिएगा कि हमने सनई की फसल बोई, सनई की फसल बो दी, फसल बोई, फसल थोड़ी क्या हुआ, फसल थोड़ी अंकुरित होकर बड़ी हुई। जब उसमें फूल आ जाते हैं तो उस खड़ी फसल में ट्रैक्टर की सहायता से क्या करते हैं, चलाते हैं और उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। खड़ी फसल में ट्रैक्टर को चलाया और चलाकर उसको किस में मिक्स कर दिया बच्चों, मिट्टी में मिक्स कर दिया, और वो क्या बन जाती है, उसकी खाद बन जाती है। तो यहाँ पर सीड रेट पूछ रहा है बच्चों, तो देखो मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर थोड़ी नीचे जगह है नहीं, आई थिंक आगे भी नहीं है, आगे भी नहीं है, तो मैं यही लिख देता हूं, आप नीचे इसको सिस्टमेटिक लिख लेना। बच्चों यहां से है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर, मूंग की है बच्चों 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और लोबिया की है बच्चों 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इनको नीचे आप नंबर लगा के लिख लेना, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से। नीचे जगह थी नहीं, आप इनको ऐसे नहीं जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखना, आपको नीचे फर्स्ट हेडिंग डालो सनई, सामने लिख दो, फिर लिखो आप मूंग, सामने लिख दो, फिर लिखो तीसरे नंबर पे तीसरी लाइन में लोबिया और सामने लिख दो, है ना, इस हिसाब से लिखना है। फिर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैव उर्वरक का उदाहरण क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैव उर्वरक मतलब जीवों के द्वारा भी अपन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो बच्चों उसका एग्जाम्पल पूछे तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है एजेटोबैक्टर। अच्छा, खाद्यान्न फसलों में कौन सा काम में लेते हैं बच्चों, एजेटोबैक्टर काम में लेते हैं। दूसरा कौन सा आता है, एजोला, जो धान की फसल में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। फिर है बच्चों बीजीए, जिसको अपन कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित सेवा। ठीक है बच्चों, ये वो खाद है, ये वो उर्वरक है जिनको जैव उर्वरक के रूप में अपन लेते हैं। इनको जैसे एजोला की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा धान में काम में लेता है, अभी क्वेश्चन में आएगा आगे। इनमें क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा बच्चों बहुत अच्छी होती है, तो किसी भी यूरिया डीएपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चों ये जो खाद होती है ना, ये एक साथ एक अपन मान लो कि 1 बीघा में हमने खाद डाली तो 3 साल तक उस खेत में आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत काम की होती है बच्चों। यदि आप भी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो ध्यान रखना कम काम में ले। यार आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो, कम से कम एग्रीकल्चर से तो प्रेम होना चाहिए, उस मिट्टी से प्रेम होना चाहिए, उससे मृदा से आपको प्रेम होना चाहिए जो अपने को खाने को देती है बच्चों। अरे माँ की ममता है, जैसे हम माँ से प्रेम करते हैं, धरती माँ से भी हमें प्रेम करना चाहिए बच्चों। तो वो बंजर होती जा रही है भाई साहब, उसके दांत टूटते जा रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं, वो बीमार होती जा रही है, उसमें बुढ़ापा जल्दी आ गया क्योंकि उसको आप पोषण नहीं दे रहे। तो पोषण आप भी नहीं लोगे तो आप भी कुपोषण हो जाओगे, तो आप धीरे धीरे मृदा को भी तो कुपोषण कर रहे हो यार। तो जैविक खाद का यूज ज्यादा करना चाहिए बच्चों, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की उपज में वृद्धि। देखो फिर क्वेश्चन आ गया, मतलब आप बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो
जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन में कितनी प्रोसेस होती है। द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो बच्चों ध्यान रखना 10 से 15%, सॉरी 20 से, 1 सेकेंड, आंसर लिख लो इसका। 20 से 40, 20 to 40% आप बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ना, तो दोस्त यहां पर 20 से 40% प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रही है, तो कम तो नहीं है ना, है? चलो नेक्स्ट। गैर दलहनी गैर दलहनी फसलों में कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों, गैर दलहनी का मतलब क्या हुआ। दलहनी तो मतलब दलहनी दाल वाली, गैर दलहनी मतलब अनाज वाली। गैर दलहनी का मतलब क्या है, जो अनाज वाली है, खाद्यान्न फसलें हैं बच्चों, उनको अपन गैर दलहनी बोलते हैं। विच बायो फर्टिलाइजर इन यूज्ड इन नॉन पल्स क्रॉप। तो गैर दलहनी फसलों में अपन कौन सा काम में लेते हैं, तो बच्चों मैंने अभी बताया था एजेटोबैक्टर। तो जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखना है, बस इस क्वेश्चन का आंसर एक ही शब्द में है, एजेटोबैक्टर। अब ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर नहीं आते, एजेटोबैक्टर का ही नंबर देगा, तो एजेटोबैक्टर ही लिखना है बच्चों। समझ पा रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम प्रजातियों के नाम। राइजोबियम प्रजातियों के नाम क्या क्या है और उनके उदाहरण भी अपने को लिखने हैं। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, सभी प्रजातियों के नाम लिखता हूं, 1 सेकेंड। आप इस तरीके से याद कर लेना, मैं सभी जो यहां पर माध्यम है, जो फसलें हैं, उनका मैं नाम लिख रहा हूं बच्चों। देखना सभी फसलें इसमें आ जाएंगी। मेरी, सैंजी, मैली हो गई, बरसिम का मैच, ट्राई हो गया, सोजा सैम फंस गई। ये लो बच्चों, इनमें सभी वो फसलें आ जाएंगी जिनकी राइजोबियम प्रजातियों के नाम है। देखना, मे से हो गया बच्चों मेथी, रे से हो गया रिंस्का, और सैंजी से हो गई सैंजी। अब इन तीनों की जो राइजोबियम प्रजाति का नाम है बच्चों, वो क्या है, मैली लोटाई। मैली लोटाई। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा वो देख लो, कि मेथी की राइजोबियम प्रजाति का नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइजोबियम मैलीलोटाई। रिंस्का की पूछे तो रिंस्का की मैलीलोटाई, सैंजी की राइजोबियम मैलीलोटाई। तो बच्चों ये राइजोबियम की प्रजातियां हैं, जैसे राइजोबियम तो एक स्पीसीज पर्टिकुलर हो गया, अब उसके अलग अलग प्रजातियां, जिसमें पहली कौन सी है, मैलीलोटाई, जिसमें 3 फसलें आती है, मेथी, रिंस्का और सैंजी। समझ गए। तो क्वेश्चन का आप पैटर्न समझ चुके, मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी देखो ये क्वेश्चन था राइजोबियम प्रजातियों के नाम, तो क्वेश्चन यहां पर आपको ये पूछ ले कि यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि भाई साहब मेथी की राइजोबियम प्रजाति का नाम लिखो। मेथी की राइजोबियम प्रजाति का नाम लिखो, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, मेलिलोटाई। फिर बरसिम, फिर क्या आता है बच्चों, बरसिम, तो बरसिम से बरसिम। अब बरसिम की राइजोबियम प्रजाति का नाम क्या है, तो ट्राई से हो गया ट्राईफोलाई। ठीक है। फिर है सो से सोयाबीन, और सोयाबीन की प्रजाति का नाम जैपोनिका। ठीक है। फिर है सेम, सेम चाहते हो ना, बालोड, बालोड जिसकी फलियां होती है, जिसकी सब्जी भी बनाते हैं, इसकी प्रजाति का नाम फैसियोलाई। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछे कि सेम की राइजोबियम प्रजाति का नाम क्या है, तो बच्चों राइजोबियम फैसियोलाई। तो राइजोबियम फैशन लगाती है, राइट।
तो फैसियोलाई। सोयाबीन का जैपोनिकम, सोया का बीन जापान जाता है, सोया का बीन जापान जाता है बच्चों। बरसिम क्या है, बरसिम को मैच खेलने का बहुत शौक है, वो ट्राई करती है थोड़ी मैच के लिए, क्या करती है वो ट्राई करती है, वो ट्रायल करती है, ठीक है। तो मेरी सेंजी मैली हो गई, बरसिम का मैच ट्राई हो गया, सोजा सेम फंस गई। ये याद रखोगे तो कभी भी राइजोबियम प्रजाति का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और बच्चों थोड़ी सी जानकारी और मैं दे दूं, यहां से आपके आईसीएआर और जेईटी और राजस्थान सॉरी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीयूईटी यहां से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से साइनोबैक्टीरिया है। अच्छा जी, साइनोबैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है बच्चों, तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, शैवाल। शैवाल जानते हो आप, शैवाल, ये देखो, ये दिख रही है ना आपको शैवाल, नीलहरी शैवाल, ये शैवाल है बच्चों। और ये क्या है, एजोला, जो हाथ में ले रखा है ना, ये तो है एजोला। और ये है सिवाड़, जिसको सिवाड़ बोलते हैं ना अपना, अरे भाई अपना होद होता है ना कुंड, उसमें देखा होगा ऊपर पड़ी रहती है ग्रीन कलर में, वो सिवाड़, सिवाड़ बोलते हैं उसको। तो ये शैवाल है। इसको क्या करते हैं कि खेत में डालते हैं तो नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है इसमें, धान में ज्यादा यूज करते हैं। ये एजोला है बच्चों, जो पानी में होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। एजोला आ गया ना, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है बच्चों, शैवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, ओके। फिर है 23 क्वेश्चन, नीलहरी शैवाल की प्रमुख प्रजातियों के नाम लिखो। ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसकी मोस्टली स्पीसीज कौन सी है। अब देखो बच्चों, एक मैं बात बता दूं यहां पर, शैवाल के बारे में थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो सभी शैवाल होती है, वो सभी शैवाल नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करती, ध्यान रखना, इसको लिख लेना। सभी शैवाल बच्चों नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करती। शैवाल की कुछ ही प्रजातियां हैं जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। अब बच्चों वो कौन कौन सी है, वो नाम लिख लो। फर्स्ट है बच्चों यहां पर एनाबीना, एनाबीना, एना के बिना कुछ नहीं है ना। फिर है नोस्टॉक, ठीक है बच्चों। नंबर 3 पे है साइटोनिया, और नंबर 4 है ओसिलेटोरिया। चलो बच्चों, ये 4 स्पीसीज है जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है। कौन कौन सी, एनाबिना, नोस्टॉक, साइटोनिया और ओसिलेटोरिया। इसके अलावा शैवाल की जितनी भी प्रजातियां हैं बच्चों, वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण नहीं करती है। यस या नो, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एजोला क्या है, तो एजोला बच्चों एक जलीय फर्न है, अभी तो हमने देखा था। एजोला क्या है, एजोला बच्चों जलीय फर्न है, बस इतना ही लिखना है। एजोला क्या है, जलीय फर्न, फिनिश, इतना सा ही लिखना है अपने को। अभी मैंने दिखाया था ना, हाथ में ले रखा था। फिर है 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने इसमें, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूं एक बार। पीएसबी, पीएसएफ और पीएसए की फुल फॉर्म क्या है साहब, यहां से भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो यहां पर ध्यान रखना। पीएसबी का तो क्या है, नंबर 1 लगाना और इस हिसाब से लिखना पीएसबी, तो इसका फॉस्फोरस घोलक जीवाणु, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। दूसरा है पीएसएफ, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस गोलक, एफ से फफूंद, एफ से क्या हो जाएगा, फफूंद। और 3 पे क्या है, पीएसए, और ए से क्या हो जाएगा बच्चों, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। आपको इन्वर्टेड कोमा ऐसे नहीं करना है, आपको तो एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। कभी आप इस तरीके से करते, इस तरीके से नहीं करना है, नंबर नहीं देगा। आपको पूरा लिखना है, फॉस्फोरस घोलक फफूंद, फॉस्फोरस घोलक एक्टिनोमाइसिटीज, आपको पूरा लिखना है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा क्या है। देखो आज के लिए आप आज इतना ही देखेंगे अपन, बाकी जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर अपना वीडियो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।